सो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अ चैप्टर नंबर जुडिशरी, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द मीन्स। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ भी एंड प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, सो थोड़ा सा बात करेंगे जुडिशरी की। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट एंड देन देयर इज अ सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं। सो अभी हम इन दोनों को साथ ही पैरेलल में चलेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिप्लेस करा था ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल को 1950 में। 1950 में ये क्या थी, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल थी, जो कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडिया की कोर्ट का काम करती थी। उसको रिप्लेस कर दिया। हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ, मतलब फेडरल जो सेपरेशन है हमारे जुडिशरी पावर्स में, आपको नहीं देखने को मिलता है। अनलाइक यूएसए में फेडरल एंड स्टेट जुडिशरी अलग अलग है। ना बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो कहते हैं फर्स्ट टाइम जो है ये सेटअप हुए थे 1862 में कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। क्या बोल रही हूँ मैं, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ये तीनों ऐसी जगह हैं जो कि अपने आप में क्या थी, प्रेसिडेंसी थी, काफ़ी फेमस थी। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारे हाई कोर्ट सेटअप होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो हर एक स्टेट में होगा अपना। ऑल दो जो बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है और वो ये कह देती है कि एक जो हाई कोर्ट है कैन बी फॉर 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो 25 हमारे यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट है। बेसिक चीज़ समझ में आए, कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर है आज के टाइम पे वो 34 है इन द 2019। वैसे अगर देखोगे तो ओरिजिनली 8 थे, तो आज के टाइम पे कितने हैं, 34 हैं। नंबर्स बढ़ाता बढ़ाता कौन है, बेसिकली हमारी पार्लियामेंट का काम है, राइट। यहाँ पे जो नंबर है ये कौन डिसाइड करता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रखने वाली बात है, इसको कौन डिसाइड करना है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है नाउ। और ये वेरी भी करता है हर एक हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ जस्टिस की जो अपॉइंटमेंट है वो होती है आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस एज सीम नेसेसरी, जो भी सही लगे। अदर जजेस, मतलब जो चीफ जस्टिस के अलावा वाले जज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हम करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन सीजीआई, एससी के जजेस, एचसी के जजेस, जिसको हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई का वैसे जो मतलब है वो अपने आप में ही है कि बाइंडिंग ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई का क्या मतलब है, यहाँ पे सीजीआई की बात कर रहे हैं तो सीजीआई का मतलब है कि सीजीआई खुद तो है ही, साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उनका ओपिनियन कैसा है, बाइंडिंग है। इसको हम कॉलेजियस सिस्टम कहते हैं। और ये हमारा 3rd जजेस केस से आया था। सीनियरिटी कन्वेंशन है एंड अपॉइंटमेंट हैज़ बीन वायलेटेड ट्वाइस। हमारे यहाँ पे ये कन्वेंशन है कि जो सीजीआई है वो कौन बनेगा, जो सीनियर मोस्ट जज होता है। ऑल तो कन्वेंशन चली आ रही है, लेकिन ये बार बार वायलेट भी हुई है 2-3 बार, ट्वाइस। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट से, जिसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। NJAC फॉर अपॉइंटमेंट बट स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था कि ये क्या कर रही है, एक तरीके से वायलेशन है ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर। सो ये है हमारी अपॉइंटमेंट। तो करता प्रेसिडेंट है, किसके रिकमेंडेशन पे, कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में होता क्या है कि सीजीआई प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो एडवाइस कर रहे हैं, एंड इट इज़ अ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पे वो क्या होती है, बाइंडिंग होती है। अगर इनकी अपॉइंटमेंट करें तो इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है। यहाँ पे जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है वो कंसल्ट करी जाती है बाय आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई एंड द गवर्नर। अदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे करी जाती है, आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। अब कंसल्टेशन विद सीजीआई का मतलब इन केसेस में क्या है, विद रिगार्ड टू एचसी के जजेस की अपॉइंटमेंट, क्या मतलब है सीजीआई से कंसल्टेशन लेना, इसका मतलब है बाइंडिंग ओपिनियन रहेगा चीफ जस्टिस प्लस में 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हम कॉलेजियम कहते हैं। तो दोनों के लिए कॉलेजियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं एससी की, जिनका बाइंडिंग ओपिनियन है। यहाँ पे सीजीआई में हमारा कौन आता है, चीफ जस्टिस, साथ में 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आते हैं। अपॉइंटमेंट दोनों की केस में प्रेसिडेंट कर रहा है। बेसिक रीजन देखिए। नाउ क्वालिफिकेशन क्या है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, हर एक बेसिकली उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए कि आपको सिटीजन होना ही पड़ेगा। जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 साल, 5 साल तक आप नीचे वाले हाई कोर्ट में एज अ जज आपने काम किया है, या फिर आप एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या फिर आप क्या रहे हो, एडवोकेट रहे हो
हाई कोर्ट में 10 साल के लिए। और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, या फिर आप एक ऐसे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, डिस्टिंग्विश का मतलब है बहुत ही अलग, बेहतरीन, यूनिक जूरिस्ट हो, इन दी ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, किसके ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्होंने और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में एज वेज नहीं बताई है। सिटीजन होने चाहिए। अब इसमें से एक ऑप्शन है, सिटीजन के अलावा या फिर तो जज ऑफ हाई कोर्ट रहे हो 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट इन हाई कोर्ट रहे हो 10 साल के लिए, या फिर आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इन द केस ऑफ HC सिटीजन, जो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जुडिशियल ऑफिस आपने हेल्ड कराओ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स के लिए, ठीक है, 10 साल से आप किसी जुडिशियल पोजीशन पे बैठे हो इंडिया में कहीं भी। एडवोकेट आप रहे हो या फिर हाई कोर्ट का 10 ईयर्स के लिए। नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट के लिए। अच्छा, ये चीज़ मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि दोनों रिक्वायरमेंट है या इसमें से एक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वेट अ मिनट। ओके, सो यहाँ में से इनमें से भी एक सिचुएशन है, मतलब ये और है इनके बीच में, या फिर तो ये या फिर तो ये। यहाँ पे एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, बट हमने उस चीज़ को कंफर्म कर लिया है। तो या फिर तो उसने जुडिशियल ऑफिस को हेल्ड करा है 10 साल तक, या फिर वो एडवोकेट रहा है हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स तक। तो आप क्या बन सकते हो, यू कैन बी अ यू कैन बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज सिटीजन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। एडवोकेट वाला क्लॉज दोनों में है, लेकिन यहाँ पे आप जज ऑफ हाई कोर्ट रहोगे 5 साल के लिए, यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट के ही जज बनने वाले हो, तो हाई कोर्ट के जज तो ऑलरेडी पहले से नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया है फॉर द 10 ईयर्स। ओथ किसके सामने लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने। ये ओथ गवर्नर के सामने ले रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ओथ ही गवर्नर के सामने ले रहे हैं। टेन्योर की बात करूँ तो फिक्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, लेकिन होल्ड करते हैं ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। जब तक कि वो 65 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक वो ऑफिस को होल्ड ऑन करते हैं। ये क्या कब तक करते हैं, अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया, तो कोई मिनिमम एज की अपॉइंटमेंट नहीं बता रखी है, दैट इज़ इन द मिनिमम एज नहीं बता रखी है, नहीं मैक्सिमम एज बता रखी है, कुछ भी नहीं बता रखी थी। द क्वेश्चन ऑन एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, सॉरी मैक्सिमम एज तो बता रखी है, मेरी मतलब मिनिमम एज नहीं बता रखी है, कोई मिनिमम एज नहीं है अपॉइंटमेंट में। मैक्सिमम 65 है, यहाँ पे 62 है। वैसे ये 65 जो है ये भी 62 थी, आगे इसको बढ़ाया गया है। खैर, क्वेश्चन ऑन एज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, अब इससे रिगार्डिंग ऑफ कोर्स जो भी मैटर होता है एज का, वो दोनों का ही है ना, पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल देख लेते हैं। इनका रेजिग्नेशन रिमूवल बिल्कुल सेम है। ये रिज़ाइन किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को। रिज़ाइन किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को। रिमूवल 2 ग्राउंड्स पे हो सकता है, 2 तरीक़ों से हो सकता है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। डिफाइन नहीं करा है, बस 2 वर्ड लिख दिया कि या फिर तो उन्होंने मिसबिहेवियर किया हो या फिर वो इनकैपेसिटी, अब उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो जज की तरह काम कर सके। रिमूवल जो प्रोसेस है, इसको रेगुलेट हमारा जजेस इंक्वायरी एक्ट करता है 1968 का, तो उसके लिए पर्टिकुलरली पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आ चुका है, बिकॉज इतना सही दे रखा है ना, या फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें दे रखी हैं, तो प्रोसेस दे रखा है, बट एग्जैक्टली बहुत डिटेल में नहीं दे रखा है। दैट इज़ वाई इसके लिए अलग से हम एक्ट लेके आए हैं, ठीक है। जो प्रोसीजर है फॉर द रिमूवल ये सेम है, जैसे मैंने बताया HC का NHC का बिल्कुल सेम है, नथिंग डिफरेंट। तो क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझेंगे। रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर्स इन लोकसभा और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा। ये कहता है कि सबसे पहले तो एक मोशन आएगा, मोशन आने के लिए भी इसको 50 लोगों का सपोर्ट इन राज्यसभा एंड 100 लोगों का सपोर्ट इन लोकसभा चाहिए। फिर ये मोशन किसके पास जाएगा, स्पीकर या फिर चेयरमैन। अब स्पीकर एंड चेयरमैन की मर्ज़ी है, अगर ये हाँ कर देते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, ना कर देते हैं तो हम कोई बात है ही नहीं। स्पीकर एंड चेयरमैन मे एडमिट द मोशन टू रिफ्यूज़ और एडमिट इट, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पीकर एंड चेयरमैन की थोड़ी सी क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो एडमिट करें या फिर ना एडमिट करें, ठीक है। स्पीकर एंड जो चेयरमैन है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 3 मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, ठीक है। जैसे हमारा क्या बताया मैंने, 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा या फिर 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दे साइन द मोशन। मोशन को अब स्पीकर के पास जाएगा या फिर चेयरमैन के पास जाएगा, क्या ऑप्शन है, हाँ बोलें या ना बोलें। अगर हाँ बोला जाता है तो एक इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठाई जाती है, सबसे पहले इंक्वायरी होगी, ठीक है। तो इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठाई जाती है, 3 मेंबर की कमेटी, कितने लोगों की, 3 लोगों की। अब इन 3 लोगों में होता कौन कौन है। सो कमेटी शुड कंटेन द चीफ जस्टिस ऑफ और अ जज
ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, या फिर तो CGI होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज। जैसे कि अगर CGI को ही निकाल रहे तो सुप्रीम कोर्ट का जज ले लेंगे, है ना। आ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस लेंगे, ठीक है। ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, तीसरा कौन है, कोई एक अलग पर्सन भी होना चाहिए अदर देन अ जुडिशरी, है ना, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉर मोर ट्रांसपेरेंट डिसीजन एंड ज़्यादा फेयर डिसीजन ले सकें। इफ़ द कमेटी, वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगी, फाइंड्स, अगर उसको मिलता है ऐसा कि जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, कि वो गिल्टी है, उन्होंने कुछ गलत करा है, मिसबिहेवियर, या फिर सफरिंग फ्रॉम एन इनकेपेसिटी, या फिर वो सफ़र कर रहे हैं इनकेपेसिटी से, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन, तो हाउस जो है वो टेकअप कर लेगा कंसिडरेशन ऑफ द मोशन, मोशन के कंसिडरेशन को वो टेकअप कर लेता है। आफ्टर द मोशन इज़ पास्ड, उसके बाद हमारा मोशन पास हो गया बाय ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। कैसे पास होगा वो दोनों हाउसेज से, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। स्पेशल मेजोरिटी हमने देखा था, दैट इज 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग एंड 50% + 1 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ये दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल होंगी तो उसको हम स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो इससे इस मोशन को पास कराएंगे। एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, उसके बाद जो ये एड्रेस है ये हमारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा फॉर रिमूवल ऑफ द जज। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच सो फार। अभी तक वैसे SC का तो कोई भी जज जो है वो इम्पीच नहीं हुआ, आई थिंक HC का भी नहीं हुआ है सच, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो राज्यसभा में से 50 मेंबर और लोकसभा में से 100 मेंबर क्या लेंगे, मोशन लेके जाएंगे हमारे चेयरमैन के पास, या फिर कहें तो स्पीकर के पास। अगर स्पीकर हाँ कर देता है या चेयरमैन हाँ कर देता है, ना कर सकता है, ना हाँ कर दिया तो 3 मेंबर की कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी वगैरह करेगी। 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे ये भी देख लीजिए। तो 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन रहेगा, तो सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट का या फिर तो CGI या फिर जज, हाई कोर्ट का CJE होगा, मतलब चीफ जस्टिस, एंड द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। अगर उसको गिल्टी पाया जाता है कि हाँ ये जो जज है वो गिल्टी है, तो बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द बोथ द हाउसेस हमारा, इसके बाद मोशन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये पूरा प्रोसीजर था। नाउ एक्टिंग एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस क्या है, देखिए जो ये टर्म्स हैं एज सच नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेन्स आई विल से, बट हाँ बस थोड़ा बहुत अंदाज़ा में होना चाहिए। एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है एक्टिंग, वो एक्ट कर रहा है एज अ चीफ जस्टिस, मतलब वो है नहीं बट वो एक्ट कर रहा है। कब करेगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एज एन एक्टिंग CGI व्हेन द ऑफिस ऑफ द CGI इज वैकेंट, CGI इज एब्सेंट या CGI इज अनेबल टू परफॉर्म। किसी भी सिचुएशन में जब सीट खाली हो रही है और अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है तो किसी को तो CGI होना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करता है किसी भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एज एन एक्टिंग CGI। बेसिक चीज़ है। एडहॉक जज, इसका मतलब है टेम्प्रेरी जज, है ना। एडहॉक का मतलब होता है टेम्प्रेरी। इन द केस ऑफ अ लैक ऑफ क्वरम, जैसे कि भैया 34 अब है ना, क्वरम है, इसका भी क्वरम मान लीजिए, इसका क्वरम है 20। अब किसी भी वजह से 20 जो जजेस हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं, कुछ की सीट खाली है, कुछ एब्सेंट है, कुछ बीमार है, कुछ भी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस कैन अपॉइंट कर सकता है किसी भी जज ऑफ हाई कोर्ट को एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एज अ टेम्प्रेरी जज, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, है ना, विद अ प्रायर, लेकिन कंसर्ट किसका लेना पड़ेगा, प्रेसिडेंट का, एज वेल एज आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। अब आप वहाँ से जज ले रहे हो तो वहाँ के CG से भी तो पूछना पड़ेगा, तो वहाँ के CG से पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, कर कौन सकता है, CGI कर सकता है, ठीक है। रिटायर्ड जज, देखो एट एनी टाइम जो CGI है वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को या रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट को कि आओ और एज अ एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट काम करो, लेकिन ऑफकोर्स प्रायर कंसर्न यहाँ पे भी प्रेसिडेंट की लगती है और टेम्प्रेरी पीरियड के लिए ऐसा कर सकता है। आज तक देखो एक ही क्वेश्चन आया है यहाँ पे, ठीक है, विद प्रायर कंसर्न। इसमें पूछा होगा कि क्या क्या कंसर्न लेनी ज़रूरी है फॉर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। यस, दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट की जो है वो क्या लगेगी, यहाँ पे तो प्रेसिडेंट खुद ही कर रहा था और यहाँ दोनों में प्रेसिडेंट की कंसर्न लेनी ज़रूरी है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द पर्सन, उसी के कहने पे जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई आके बैठ सकता है, ऐसे तो बैठ नहीं जाएगा, ठीक है। इट्स अ मैटर ऑफ जुडिशरी, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है वो, ठीक है। नाउ एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होता है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस बेसिक सेम यहाँ पे भी है, तो अपॉइंट इसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, सेम यहाँ पे भी। जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ एन हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाओ आप HC के, व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट, या फिर वो एब्सेंट है या फिर वो अनेबल टू परफॉर्म है, सेम ही सिमिलर है बिल्कुल। एडिशनल जजेस क्या होते हैं, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे तो क्वरम कम था एडहॉक जजेस में, रिटायर्ड जजेस में, कि जो 34 के 34 है वो आ नहीं पा रहे हैं, काम इतना ज़्यादा है 30 ही आ पा रहे हैं, तो मुझे 4 लोगों को टेम्प्रेरी आके बुलाना पड़ा।
यहाँ पे क्या है, एडिशनल अपॉइंटमेंट यहाँ पे भी प्रेसिडेंट करेगा, ड्यूली क्वालिफाइड होनी चाहिए, लेकिन ये क्वालिफिकेशन जो है फुलफिल होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए ना, 10 ईयर की उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी हो एडवोकेट की, 10 ईयर से वो कोई जुडिशियल ऑफिस पे हो, टेम्प्रेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, और 2 साल के लिए मैक्सिमम वो आ सकते हैं। ये जनरली होता है जब टेम्प्रेरी इंक्रीज हो जाता है बिजनेस, काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एरियर्स ऑफ वर्क इन द HC, ठीक है, या फिर कोई कमी आ रही है HC के वर्क में, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, जनरली इन 2 कारणों से हम एडिशनल जजेस को लाते हैं। मतलब जैसे 20 जज थे हमारे किसी हाई कोर्ट में, 20 के 20 काम कर रहे हैं लेकिन काम फिर भी नहीं निपट रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि थोड़े से और जजेस को हम ले आते हैं। एक्टिंग जज सेम, इसके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, ड्यूअली क्वालिफाइड होना चाहिए, टेम्प्रेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 साल के लिए आ सकता है। कब आता है, व्हेन जज ऑफ दैट हाई कोर्ट अनेबल टू परफॉर्म। एक्टिंग जज का मतलब है जो जज की तरह काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कहीं एक सीट जो है खाली हुई है, वो जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपनी ड्यूटी को, ठीक है। सो हीज ऑफिस ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजन, किसी भी कारण की वजह से अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परली, तो उसको अपॉइंट करता है कि आप टेम्परली एक्ट करो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ये चीफ जस्टिस नहीं आना था, सिर्फ हाई कोर्ट का जज आना था यहाँ पे। रिटायर्ड जजेस, इसमें भी सेम है कि चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी रिटायर्ड जज को ऑफ दैट हाई कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, कि आप आओ और एक्ट करो एज अ हाई कोर्ट के जज टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। तो बेसिक चीज़ें, मतलब कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसे तरीके हैं कि भैया जो काम है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक इन द सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं जैसे कि आपका टेम्प्रेरी काम ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है, ओवर बर्डन हो जाता है, वैकेंसी आ जाती है, एब्सेंस हो जाती है जजेस की, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक इट एज अ सोल्यूशन। मीन्स में तो हम ये लिख सकते हैं कि सोल्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, तो वी कैन टेक टेम्प्रेरी जजेस, है ना, एक्टिंग जजेस, वी कैन यूज़ एडहॉक जजेस, है ना, को बुला सकते हैं और जस्टिस को दिला सकते हैं, तो एज अ सोल्यूशन में लिख सकते हैं फॉर द मीन्स। एंड प्रीलिम्स के लिए बेसिक फैक्ट ये याद रखना है कि चारों ही केसेस में या फिर तो प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट कर रहा है ना, एक्टिंग सीजी को, एक्टिंग सीजी एंड एक्टिंग सीजीआई, इनको तो खुद ही अपॉइंट कर रहा है, उसके अलावा सीजी एंड सीजीआई जनरली अपॉइंट कर रहे हैं या हमारे जजेस को काम हो जाए, लेकिन प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना बस मोटा मोटा। नाउ पावर्स क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। पावर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी हाई कोर्ट की पावर है, मैं पहले बता देती हूँ। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, देखिए इसका मतलब होता है कि इसके अलावा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जो इन मैटर्स पे डील कर सके। जैसे कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट एंड स्टेट के बीच में, गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन हैंड, वन और मोर अदर, ठीक है। एक हाथ पे हमारा गवर्नमेंट है, दूसरे में स्टेट या फिर बहुत सारी स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑन दी अदर, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, दोनों साइड स्टेट्स है या फिर दो स्टेट्स हैं, इनके बीच में लड़ाई है, डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द अबव केसेस। एक्सक्लूसिव मतलब इसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है, ओरिजिनल मतलब वही, इनका मतलब यही है कि इसके अलावा और कहीं ये जो है नीचे कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, इसके ऊपर तो कहीं जाएगा, सीधा ये आप जा सकते हो इन मैटर्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला जो है सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन द अबव केसेस। ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ कहाँ पे नहीं है, इन्हीं चीज़ों पे है, मैंने बता दिया। कभी भी बिकॉज गवर्नमेंट एंड स्टेट का कोई भी मैटर है, या गवर्नमेंट या स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई मैटर है, ठीक है, तो इन पे हमारी इसकी जुरिस्डिक्शन है। कहाँ कहाँ पे नहीं है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ओरिजिनल नहीं है, मतलब हाई कोर्ट भी लेके जा सकते हैं बिकॉज इंटर वाटर डिस्प्यूट्स, यहाँ पे क्यों नहीं ओरिजिनल, बिकॉज इसके लिए तो बताया था ना अभी, आर्टिकल पढ़ के हैं 263 के तहत क्या बना सकते हैं, 262 है सॉरी, क्या बना सकते हैं इसके तहत, बोर्ड बना सकते हैं, एडहॉक ट्रिब्यूनल्स बना सकती है पार्लियामेंट, और ये भी बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुम इस मैटर में मत बोलो। मैटर रेफरिंग फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन से रिगार्डिंग भी इनके पास पावर है, पैसों से रिगार्डिंग पावर नहीं है। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है कमर्शियल नेचर को लेके, तो भी नहीं, पैसे का मामला आ गया, इसके लिए अलग हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्चुअली ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, दैट इज़ वाई। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, मतलब वही मैंने बताया, फाइनेंस, कमर्शियल नेचर, एक्सपेंसेस, पैसों से रिगार्डिंग इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों से लेके नहीं, और वाटर पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ रिट जुरिस्डिक्शन क्या होती है, देखिए रिट कुछ नहीं, अपने आप में एक ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट एक चिट्ठी लिख के देगी
उसमें देखिए लिख के देगी ये तुमको करना है, नहीं किया तो सजा है। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन द सेंस दैट दे एग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल है कि हाँ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट एक्सक्लूसिव नहीं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी ऐसी पावर है। सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है रिट किस चीज़ के लिए? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। Appellate jurisdiction. It enjoys wide appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads. Wide appellate इसकी jurisdiction है। Appellate का मतलब होता है अपील करने के थ्रू, डायरेक्टली नहीं है लेकिन अपील के थ्रू फ्रॉम द हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हो। अपील कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में भी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट, लेकिन इस कंडीशन क्या है, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट देके बोलता है कि केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे बोलता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे हमारा है तो हाई कोर्ट पे है, मुझे ऐसा लगा कि मेरे फेवर में फैसला नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। अगर हाई कोर्ट खुद बोलता है कि देखो ये थोड़ा सा, हाँ इसमें जो मैटर है इसमें इंटरप्रिटेशन लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन की। अपील्स इन सिविल मैटर, अब सिविल केसेस में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि जो केस है वो इन्वॉल्व कर रहा है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस की, क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस की, जनरल इंपॉर्टेंस के लिए लॉ का क्वेश्चन है, मतलब लॉ को क्वेश्चन कर दिया गया है इससे रिगार्डिंग दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को और बेहतरीन तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है, तो इन मैटर्स में भी जा सकता है। अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स, क्राइम से रिगार्डिंग आपको कोई सज़ा मिली हाई कोर्ट में, आप संतुष्ट नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने बोला है हैज़ एन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, कि उसको मौत की सज़ा दे दी गई है। हैज़ टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्ट द एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट से वो उसने खुद से उस केस को ऊपर ले लिया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने खुद उसको वही डेथ है ना, सेंटेंस हिम टू डेथ दे दिया। तो दोनों ही केसेस में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ करा है तो आप जा सकते हो, दैट इज़ टू द हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ करा है तो आप जा सकते हो टू द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है सर्टिफाइज दैट केस इज सो फिट फॉर अपील, या फिर अच्छा हाँ तीसरा है ये, अच्छा ये भी बोलेगा, ये चीज़ें तो हैं, साथ में खुद भी बोलेगा, सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट देगा कि हाँ केस फिट है वन फॉर अपील, कि आप अपील कर सकते हो। दिस जुरिस्डिक्शन वॉज इंक्रीज बाय पार्लियामेंट इन 1970, इसके पावर को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था हमारा 1970 में, जहाँ पे बोला गया अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट, तो वो कहता है कि अपील सिर्फ डेथ सेंटेंसेस के केस में नहीं जाएगी और भी केसेस में जा सकती है। वो कहता है कि हैज़ एन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 years, कि अगर सिर्फ डेथ के केस में नहीं, अगर आपको 10 साल की सज़ा हो गई है या फिर लाइफ लॉन्ग आपको जेल होगी, इम्प्रिजमेंट, तो भी आप लेके जा सकते हो। हैज़ टेकन बिफोर मतलब वही है कि या फिर नीचे वाले कोर्ट से सज़ा ले ली है एंड ऊपर कन्विक्ट द एक्यूज पर्सन, सज़ा सुना दी एक्यूज पर्सन को एंड सेंटेंस कर दी है उसको हिम टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर 10 साल की उसको सज़ा हो गई है। अपील्स बाय स्पेशल लीव, ये क्या होता है? आर्टिकल 136 इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट या फिर कोर्ट मार्शल के अलावा, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। स्पेशल लीव पटिशन जिसको हम कहते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे, हाई कोर्ट ने कुछ नहीं बोला था, कोई सर्टिफाई नहीं करा था अपील करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक रिक्वेस्ट, एक इनफॉर्मल सी रिक्वेस्ट होती है डील, जिसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक्सेप्ट करेंगी या फिर नहीं करेगी, उसको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं करती, वरना कर लेती है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो प्रेसिडेंट है वो सीख कर सकता है ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का 2 कैटेगरीज में, जिसको हम आर्टिकल 143 के तहत पढ़ते हैं, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई ऐसा क्वेश्चन है लॉ से रिगार्डिंग या कोई फैक्ट से रिगार्डिंग पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज, जो कि अराइज हो चुका है या फिर अराइज होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट इसमें शायद मना कर सकती है। ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, कोई डिस्प्यूट आ चुका है रिगार्डिंग प्री मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की जो ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट है, उससे रिगार्डिंग 2 मैटर्स में हमारी जो है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ओपिनियन ले सकता है।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनका जो ओपिनियन होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है ऑन द प्रेसिडेंट। ये लिखा नहीं हुआ बट पावर है जुडिशियल रिव्यू की, पावर है कोर्ट की कि वह एग्जामाइन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स को, चेक कर सकती है कि जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स हैं, जो एक्शंस हैं, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो भी अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या कर सकता है, एग्जामाइन करना कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका मतलब क्या है, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जजमेंट जो भी रही उनकी प्रोसीडिंग किस तरीके से हुई है, क्या एक्ट है ऑफ द हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर परपेचुअल मेमोरी, आगे की मेमोरी के लिए, एंड टेस्टिमोनी रिकॉग्नाइज एज लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंसेस, और उस तरीके से उनको क्या माना जाएगा, लीगल प्रेसिडेंट्स माना जाएगा और लीगल रेफरेंसेस माना जाएगा। मतलब एक तरीके से क्या है कि आप उनकी हेल्प से आगे जो है जजमेंट्स वगैरह दे सकते हो। इट हैज़ द पावर टू पनिश, इसके पास एक और पावर है, दैट इज़ टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोर्ट की बेइज्जती करी है किसी भी तरीके से बोल के या फिर उसके ऑर्डर्स को ना फॉलो करके, तो आपको पनिश भी कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। वो कहता है आइदर विद सिंपल पनिशमेंट, या फिर तो आपको जेल दे देगा, या फिर फाइन देने के लिए बोलेगा, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ऑफकोर्स वो डिफाइन नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ों को जनरली डिफाइन नहीं करता है। However, the expression has been defined by the Contempt of Court Act. इसके चलते एक एक्ट लाया गया है और उसमें बेसिकली प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है कि क्या होता है, क्या सज़ा मिलेगी, क्या चीज़ें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है। ये दो टाइप की होती है, इसमें बता देती हूँ, थोड़ा सा सिविल है, क्रिमिनल है। क्रिमिनल में थोड़ा सा आपको जेल हो जाती है, ऑर्डर नहीं मान रहे हो तब होती है, एंड सिविल इज जनरली आपको फाइन वाइन देना पड़ जाता है और सिंपली कि आपने कुछ ऐसे उपशब्द कह दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को हानि पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अदर पावर्स, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142, पावर है कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हो, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 142 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको राम मंदिर के केस में भी यूज़ किया गया था। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस करो, मतलब कंप्लीटली सॉल्व कर दो कि इसको एकदम तरीके से बंद कर देना। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट भी है कि अपनी जो पिछली जजमेंट्स आप उसको रिन्यू कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि पिछले जो जजमेंट है, जिसकी जजेस केस से लगा लेते हैं, पहले केस में बोला था कि नहीं बाइंडिंग नहीं है ना, प्रेसिडेंट पे हमारी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, दूसरे में बोला कि बाइंडिंग है CGI प्लस 2 जजेस की, और तीसरे में बोलते हैं कि CGI प्लस 4 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो है ओपिनियन बाइंडिंग है, तो रिव्यू कर सकती है अपने खुद के जजमेंट्स को। नाउ हम बात करते हैं हाई कोर्ट की पावर्स की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, ओरिजिनल का मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट आ सकते हो, ठीक है। मीन्स द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू हियर द डिस्प्यूट्स, तो ये डिस्प्यूट सहती है, देखती है रिगार्डिंग द इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय वे ऑफ अपील, अपील के थ्रू नहीं, मतलब मैंने नहीं बताया डायरेक्टली आप हाई कोर्ट आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर MP एंड MLAs के इलेक्शन से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है तो उसके रिगार्डिंग भी आप उनके पास ओरिजिनल है, मतलब डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट पहले जाओगे एंड फिर उसकी अपील के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, जनरली ये प्रोसीजर है। तो डिस्प्यूट्स जो भी होता है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेवल, अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए बेसिक सी चीज़ है, जो इलेक्शंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, स्टेट में ही तो होते हैं, यूटीज़ में ही तो होते हैं, तो जहाँ हुई हैं वहीं उसी मैटर को वहीं सुलझा लेना बेटर है। मैटर्स ऑफ एडमायरेबिलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कहीं बेइज्जती करी हो कोर्ट की, उसके से रिगार्डिंग भी जा सकते हैं। रिवेन्यू मैटर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था, रिवेन्यू पैसों से रिगार्डिंग डील करता है। इन्फोर्समेंट करानी हो फंडामेंटल राइट्स की, हाँ आप सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली जा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल का मतलब है फर्स्ट इंस्टेंस में कहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ तो आ ही सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। केसेस ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केसेस ऐसे केसेस जो कि ट्रांसफ़र कर लिए गए हैं नीचे वाले कोर्ट से हाई कोर्ट में, इंटरप्रिटेशन जिससे कि जिसमें जनरली क्या है, ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, इंटरप्रेट करना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा बेटर वे में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरी बातें हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू हियर द डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस नॉट बाय वे ऑफ अपील। डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, matters contempt of courts regarding revenue matters, fundamental right की enforcement and the interpretation of the constitution.
देखिए ये जो पावर्स है एक्सक्लूसिव नहीं है, पहले बता देती हूँ। एक्सक्लूसिव की बात नहीं हो रही, सिर्फ ओरिजिनल कि आप डायरेक्टली नॉट बाय द वे ऑफ अपील आप डायरेक्टली हाई कोर्ट आ सकते हो सारी चीज़ों को लेकर। रिट जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट के कि आप इशू कर सकते हो रिट। जो रिट जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है बिकॉज मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, बट कॉन्करेंट है विद द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्करेंट है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है अंडर द आर्टिकल 32। नाउ अपीलेट जुरिसडिक्शन क्या है? इसके पास भी अपीलेट जुरिसडिक्शन है बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में। अपील का मतलब है कि बाय फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट से आप चीज़ों को अपील करके हाई कोर्ट पे ले के जा सकते हो। सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अलग जुरिसडिक्शन हो जाती है एज इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये सुपरवाइजरी इसकी जुरिसडिक्शन है, पावर है। इसके पास पावर है कि वो सुपरिटेंडेंस करता है, नज़र रखता है अपनी ओवर द ऑल द कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, कि मेरे स्टेट में जितनी भी कोर्ट है या क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडीज़ हैं उस पर पूरी निगरानी ये रखता है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स पे नहीं रखता है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उन पे नहीं रखता है, मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं रखता है। बाकी जो भी हमारी कोर्ट्स हैं यहाँ पे ट्रिब्यूनल फंक्शन कर रही हैं तो उन पे ही रखता है। नाउ मिलिट्री के अलावा है ना, मिलिट्री के अलावा सिर्फ मिलिट्री के अलावा मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सेम, जो पावर है हाई कोर्ट की वो है कि वो एग्जामाइन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, मतलब क्या है कि चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट्स को जो लॉ बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को, बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान रखने वाली बात है सेंट्रल की को भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल की को नहीं कर सकता। साथ में जो जुडिशियल रिव्यू है हैज़ नाउ वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नो नाउ वेयर नहीं है, नो वेयर होना चाहिए था, हाँ नो वेयर ही है, कि कहीं भी जुडिशियल रिव्यू का आपको मेंशन नहीं देखने को मिलेगा। जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 13 एंड 226 के वो कन्फर करते हैं, वो ही पावर देते हैं हमारी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमारी हाई कोर्ट को एंड सुप्रीम कोर्ट को बाय 13 एंड 226 के तहत हमारी किसको, दैट इज़ द हाई कोर्ट को मिलती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। और भी पावर्स हैं एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब वही कि अपने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का है, जो भी अपनी जजमेंट्स हैं उनको एक तरीके से रिकॉर्ड की तरह रख सकती है, हैज़ द सेम पावर एज सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकती है अपनी खुद की जजमेंट्स को, है ना, रिव्यू करना अपनी, मतलब पीछे अगर कोई और जजमेंट दिए तो उसको रिव्यू करके नई जजमेंट दे सकती है। हाई कोर्ट हैव जुरिसडिक्शन मोर देन वन स्टेट। अब ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स के नाम बता रखे हैं कि जिनकी जुरिसडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा पे है, जैसे कि है हमारा दादर नागर हवेली दमन दीव, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसमें मुंबई का तो है, मतलब सॉरी महाराष्ट्र का तो ये हाई कोर्ट है ही, साथ में जो दादर नागर हवेली है जो दमन दीव है बिकॉज उसके पड़ोसी है ना थोड़े से, वहाँ पे भी है। अंडमान निकोबार आइलैंड कलकत्ता हाई कोर्ट। तो अंडमान निकोबार आइलैंड आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, यहीं पे तो पड़ता है, और सबसे नियरेस्ट क्या कलकत्ता है, तो कलकत्ता के हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है। पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट पे। लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट। लक्षद्वीप किसके पास है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे केरला है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है, वहाँ के एरियाज़ पे बेसिक चीज़ बता रखी है, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है बट आई वुड से कि जैसे कि जो पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट है उसके पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों पे है इस तरीके से। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है हमारे जजेस का, जो प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, ध्यान रखने वाली बात ये है। ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ही करने वाला है, रिमूवल प्रेसिडेंट कर रहा है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, ट्रांसफर प्रेसिडेंट। रिजॉर्टेड टू ओनली एज एन एक्सेप्शनल मेजर, लेकिन एक तरीके का ये एक्सेप्शनल मेजर है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, ना कि किसी वे ऑफ पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट देने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव डन दिस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो से बाकी का जो भी ये सबऑर्डिनेट कोर्ट ट्रिब्यूनल्स हैं ये सब कुछ थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ लेंगे।